गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है वेव इक्वेशन फॉर द न्यूट्रॉन एंड इट्स सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी न्यूक्लियर फोर्सेस की और हमने ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन को स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम न्यूट्रॉन के वेव फंक्शन और उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। हम लोग न्यूक्लियर की फर्स्ट यूनिट हम कवर अप कर रहे हैं और ये उसका थर्ड टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वेव इक्वेशन फॉर द न्यूट्रॉन एंड इट्स सॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो हम इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन देखेंगे कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन किस तरीके से न्यूट्रॉन सिस्टम के लिए लिखी जाती है। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द न्यूट्रॉन इन द सी सिस्टम, मतलब सेंटर ऑफ मास सिस्टम की ये बात कर रहा है, कैन बी रिटन एज जनरल इक्वेशन जो हम लेते हैं डेल स्क्वायर म्यू साई प्लस 2 म्यू बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी आर साई इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है ई आपकी काइनेटिक एनर्जी, वी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, म्यू रिड्यूस्ड मास को यहाँ सिम्बलाइज करता है, एच क्रॉस आपका प्लैंक कांस्टेंट का एक इंटीग्रल फॉर्म है और साई आपका वेव फंक्शन है। अब जो साई है उसको हम यहाँ पे जो साई है वेव फंक्शन जो आप न्यूट्रॉन के लिए लिख रहे हैं वो तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। रेडियल फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा और थीटा और फाई पे भी डिपेंड करेगा, स्फेरिकल पे भी डिपेंड करेगा और एंगुलर पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए साई इज़ फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई, तीनों वेरिएबल्स इसमें इंक्लूड होंगे। द इंटरेक्शन पोटेंशियल इज टेकन टू बी स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब जो आप इंटरेक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो पोटेंशियल है, इंटरेक्शन पोटेंशियल, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम स्फेरिकली सिमेट्रिक मान रहे हैं डिपेंडिंग ओनली ऑन द सेपरेशन आर बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन। और यहाँ पे हमने इसको स्फेरिकली सिमेट्रिक इस वजह से माना है क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि अभी वो सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल्स थीटा एंड फाई, और थीटा और फाई पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हमने उसके पोटेंशियल को स्फेरिकली सिमेट्रिक लिया है। म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल्स। यहाँ पे जो दो पार्टिकल्स हमने लिए हैं वो है हमने लिया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी का हम बाउंड सिस्टम मान के चल रहे हैं जिसे हम न्यूट्रॉन कह रहे हैं। तो mp अगर मास ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और mn मास ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिड्यूस्ड मास हम किस तरीके से दिया जा सकता है, बाई इक्वेशन 2 mp इंटू mn डिवाइडेड बाई mp प्लस mn। अब क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो नियरली इक्वलेंट होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, तो अगर मैं उसको एक m मास के बराबर मान लूँ, दोनों मासेस को नियरली इक्वल मानते हुए, तो हमारे पास म्यू की जो वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 2 से वो आ जाएगी m/2, वेयर m इज़ यूजुअली टेकन टू बी इक्वल टू द प्रोटॉन मास, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स r थीटा फाई एंड रीराइटिंग। यहाँ पे जो m की वैल्यू हम रखेंगे वो हम प्रोटॉन के मास के बराबर रखेंगे, ना कि न्यूट्रॉन के मास के बराबर। एंड री राइटिंग, अब मैं यहाँ पे साई आर थीटा फाई मैंने आपको बताया कि आर को हमने बेसिक हमारा माना है, मतलब हम ये मान रहे हैं कि आर पे डिपेंडेंस हमने मानी है, थीटा फाई से हमने इंडिपेंडेंट माना है। तो आर के लिए मैंने, पर जो आर थीटा फाई है वो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा जाएगा, तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी जब आप साई की बात करेंगे। अगर मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यहाँ अप्लाई करती हूँ तो मुझे आर के लिए भी लिखना पड़ेगा, थीटा के लिए भी लिखना पड़ेगा, फाई, क्योंकि मैं इंटरेक्शन पोटेंशियल यहाँ पे मान रही हूँ आपका स्फेरिकली सिमेट्रिक, इसलिए मैंने थीटा फाई के लिए जो फंक्शन लिखा वो कंबाइनली लिख दिया, दैट इज़ वाई एल एम। एल आपको पता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है और एम आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और जो आपका आर एल आर ये दिस इज़ योर रेडियल फंक्शन। तो बेसिकली इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें साई आर थीटा फाई मिल रहा है। आर एल आर को मैं फर्दर इस फॉर्म में लिख रही हूँ यू एल आर बाय आर, क्योंकि आर का फंक्शन है यहाँ पे वाई एल एम थीटा फाई, मैंने जस्ट ये एज्यूम करके चला है। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 3। वाई एल एम एस आर द नॉर्मलाइज्ड स्फेरिकल हार्मोनिक्स। आप ये मैथमेटिकल फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी ये जो वाई एल एम एस है इसको हम नॉर्मलाइज्ड स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं। अब ये जब चीज़ें मैं उसमें रखूँगी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में अप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 को अगर सॉल्व करती हूँ तो जो मेरी रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन नंबर 4 आएगी, दैट इज़ डी स्क्वायर यू एल अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 2 म्यू बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी आर, प्लस एक टर्म मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख रही हूँ यू एल इज इक्वल्स टू 0। अब आपकी जो ये यू एल टर्म आ रही है, द टर्म कंटेनिंग L plus 1 upon r square is known as the centrifugal potential which is added to the assumed neutron proton potential Br। ये जो टर्म है मैंने पोटेंशियल के साथ ऐड कर दी है, और ये जो टर्म आ रही है वो सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल, आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा है, दोनों बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं
पार्टिकल के स्फेरिकल मोशन के लिए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसके वजह से एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इक्वेशन 4 हैज़ बीन सॉल्व्ड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल डिस्कस्ड हियर। अब मैंने इक्वेशन 4 को जो है वो सॉल्व किया है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल्स के बारे में बताया था, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल, एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल वेल, युवा का, तो सबको यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कोई भी यहाँ पे हम एक पोटेंशियल फॉर्म को लेके इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, पर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म लेके चलते हैं क्योंकि वो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है। दूसरा इसका रीज़न है इक्वेशन 4 हैज़ बीन सॉल्व विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल डिस्कस्ड बिफोर, द रिजल्ट्स आर फाउंड नॉट टू बी डिपेंड मच ऑन द शेप ऑफ द पोटेंशियल। तो जब हमने इनको सॉल्व करने के लिए कोशिश करी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल से, तो हमने ये देखा कि जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पोटेंशियल की शेप पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो सो वी कंसिडर द सॉल्यूशन फॉर द रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल। इसलिए मैंने सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म जो मानी वो मानी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल की, और मैंने इससे इसको फाइनली पूरी तरीके से सॉल्व करा, या जिसने भी सॉल्व करा जो ये सोल्यूशन निकाला। और इसको लेने का रीज़न ये था कि चारों पोटेंशियल्स को जब वो डाल के देख रहा था तो वो ये देख रहा था कि शेप पे ये जो सोल्यूशन है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, विच इज़ द सिंपलेस्ट दैट कैन बी हैंडल्ड मैथमेटिकली। मैथमेटिकली रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल को अगर मैं लेती हूँ तो मेरे लिए सबसे आसान होगा उस इक्वेशन को सॉल्व करना। इक्वेशन 4 देन बिकम्स फॉर L इक्वल्स टू 0। अब जब मैं इसको L इक्वल्स टू 0 के लिए इस इक्वेशन को लिखती हूँ, L इक्वल्स टू 0 मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं ग्राउंड स्टेट मान रही हूँ। तो ग्राउंड स्टेट के लिए आपका क्या होगा, L की वैल्यू ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जब आप पोटेंशियल फॉर्म देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे v की वैल्यू -v0 के बराबर है जब r इज़ लेस देन और इक्वल टू b। b आपको पता है r तो डिस्टेंस होता है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, और b क्या होता है, उस पोटेंशियल वेल की रेडियस होती है। तो और r जब आपकी r की वैल्यू v से ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब हम ये दोनों टर्म्स यहाँ पे डालेंगे, दोनों कंडीशंस हम यहाँ पे डालेंगे, तो हमारे पास r लेस देन वाली और r ग्रेटर देन b वाली जब हम यहाँ पे डालेंगे तो दो हमारे पास आएगी। r लेस देन b के लिए हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म इस तरीके से आ जाएगी, क्योंकि उस वक्त v इज इक्वल्स टू -v0 था, माइनस साइन आ रहा है, l की वैल्यू 0 रख दी तो थर्ड टर्म तो ऑटोमेटिकली 0 हो गई आपकी। ये देखिए, जब आप l की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, v इक्वल्स टू -vb रखेंगे तो ये e प्लस v हो जाएगा। ये जब है जब r इज़ लेस देन b, ये वाली इक्वेशन, यानी कि u इनसाइड की बात कर रहे हैं। जब आउटसाइड की बात करेंगे यानी r ग्रेटर देन b की बात करेंगे तो v की वैल्यू 0 हो रही है, तो सिर्फ e वाली टर्म यहाँ पे सस्टेन करेगी। तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएगी 5a एंड 5b। u in and u out are the radial functions in the inside r less than b and outside r greater than b regions of the potential well। Since ये क्या है, r लेस देन b और r ग्रेटर देन b क्या बता रहे हैं, रीजन्स बता रहे हैं पोटेंशियल वेल के, इनसाइड और आउटसाइड रीजन्स को बता रहे हैं। r ग्रेटर देन b आउटसाइड रीजन को सिम्बलाइज कर रहा है और r लेस देन b इनसाइड पोटेंशियल वेल के अंदर के रीजन को बता रहा है u इनसाइड, और u आउटसाइड पोटेंशियल वेल के बाहर के रीजन को बता रहा है। सिंस इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपने बहुत सारी की हैं क्वांटम मैकेनिक्स में थर्ड ईयर में, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपकी थर्ड ईयर की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपने जो न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़ा है उसकी जो आपका एक चैप्टर है रीसेंट ऐड हुआ, हाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि लास्ट ईयर ही ऐड हो गया था, जिसमें हमने इंटरेक्शन करके एक चैप्टर है, इंटरेक्शन एंड रेंज, स्ट्रैगलिंग के बारे में आप पढ़ते हैं और एनर्जी मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वो चैप्टर एज इट इज़ आपका इंक्लूड हुआ है एज अ यूनिट आपकी न्यूक्लियर फिज़िक्स में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थर्ड ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर की फ़िज़िक्स तीनों कहीं ना कहीं आपकी टोटली यूज़ हो रही है। सॉलिड आप पढ़ ही रहे हैं जो आपको सल्ला मैम पढ़ा रही हैं, क्वांटम मैकेनिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसमें उसके प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं और कुछ प्रिंसिपल्स लास्ट ईयर भी यूज़ हुए थे, और न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम क्वांटम मैकेनिक्स को यहाँ पे भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। सिंस द ड्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट इज़ अ बाउंड स्टेट, इट्स एनर्जी इज़ नेगेटिव। हमें पता है कि ड्यूट्रॉन की जो स्टेट होती है वो हम बाउंड स्टेट मान के चल रहे हैं, बंधा हुआ है वो आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में, तो जो इसकी एनर्जी होगी ई वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी।
तो E इज इक्वल्स टू माइनस ई डी हम लिख सकते हैं। सो बाय पुटिंग E इज इक्वल्स टू माइनस डी इन इक्वेशन, अब जो दो मैंने इक्वेशंस निकाली थी 5A और 5B, इन दोनों में मैं E की जगह क्या रख दूँ, माइनस ई डी रख दूँ। जब मैं माइनस ई डी रखूँगी तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 6A और 6B आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने माइनस ई डी रखा और यहाँ पे बाहर माइनस आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, कुछ कॉन्स्टेंट्स मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगी। के एल स्क्वायर जो मैंने माना वो माना एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट माइनस ई डी। अब जब मैं इसको खोलूँगी के एल स्क्वायर को, और अल्फ़ा स्क्वायर मैंने किसके बराबर माना, इसके बराबर मान लिया, एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई डी। अब जब मैं इसको खोलूँगी तो एक टर्म एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट आएगी और एक टर्म आएगी एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई डी आएगी। उसकी जगह मैं अल्फ़ा स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो के एल स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ के नॉट स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। के नॉट स्क्वायर मैंने इस टर्म को मान लिया एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7A, 7B एंड 8th इक्वेशन। द वेव इक्वेशंस देन बिकम, अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 6A एंड 6B है, जब मैं इनकी जगह के एल स्क्वायर, के नॉट स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर रखूँगी तो मेरी इक्वेशन की फॉर्म कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। और इनको मैंने नेमिंग कर दिया 9A 9B। यू डैश आपका बताता है एक डिफरेंशियल को एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यू डबल डैश आपका बता रहा है डबल डिफरेंशिएशन को। तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है तो यू डबल डैश और यू डबल डैश आ जाएगा, एक बार यू इन के साथ और एक बार यू आउट के साथ, प्लस के एल स्क्वायर यू इन इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि माइनस आ रहा है आपका इस टर्म में, ये देखिए इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर यू आउट इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 9A एंड इक्वेशन नंबर 9B। द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 9A एंड 9B कम्स इन द फॉर्म, जब मैं इनके सॉल्यूशंस निकालूंगी मैथमेटिकली तो मेरे पास यू पहली वाली 9th A के लिए जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं अपने मैथमेटिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में, हम कुछ इसी तरीके से श्रोडिंगर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स पोटेंशियल वैल्यू की स्टडी करी है तो हम वही कर रहे हैं। तो यू इन इज इक्वल्स टू ए साइन के एल आर प्लस ए डैश कॉस के एल आर, हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करेंगे और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे, वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। यू आउट क्या आ जाएगा, बी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा आर प्लस बी डैश एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा आर। दिस इज योर 10th B। सिंस द रेडियल फंक्शन आर आर, अब यहाँ पे मैं बाउंड्री कंडीशन से अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। मुझे पता है कि आर आर की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में जब मानी थी तो कितनी मानी थी, यू आर अपॉन आर के बराबर मानी थी। तो वी मस्ट पुट, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी इस फॉर्म की वजह से मुझे ए डैश को क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर मानना पड़ेगा इन इक्वेशन 10 थे। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं यू इन को टेंस टू इनफाइनाइट करूँगी तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए आपके ए डैश को मुझे यहाँ 0 मानना पड़ेगा। इसी तरीके से इस वाली इक्वेशन में मुझे बी डैश को 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि यू आउट जो फंक्शन है उसको अगर मैं इनफाइनाइट करती हूँ तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आपका जब बी डैश और ए डैश 0 हो जाएगा तो जो रिमेनिंग इक्वेशंस हैं आपकी वो कितनी बचेगी, यू डैश इन इज इक्वल्स टू ए साइन के एल आर और यू आउट इज इक्वल्स टू बी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा आर। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर आप लोगों ने अपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ा है ये वाला केस, तो ये एज इट इज़ है। आपको फिर भी कोई मैथमेटिक्स में और बाउंड्री कंडीशंस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वांटम मैकेनिक्स की 3rd ईयर की बुक देखो, आपको ये एज इट इज़ वहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व हुआ मिल जाएगा। तो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। ये सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका फंक्शन इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है या 0 को टेंड कर रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको इन कॉन्स्टेंट्स ए डैश को और बी डैश को हम 0 के बराबर मान रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसको 0 के बराबर मानूंगी तो यू इन की वैल्यू इतनी आ जाएगी और यू आउट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। द टू सॉल्यूशंस गिवन अबाउ मस्ट बी मैच्ड एट द बाउंड्री। अब पता है कि बाउंड्री जो होती है आपकी यानी कि यहाँ जो आपने वेव फंक्शन माना है और यहाँ जो वेव फंक्शन माना है वो बाउंड्री पे क्या होगा, सिमिलरली बिहेव करेगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन मैं कहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ। तो बाउंड्री पे दोनों सॉल्यूशंस क्या होंगे, एक दूसरे से मैच करेंगे। तो यू इन इज इक्वल्स टू यू आउट एट आर इज इक्वल्स टू बी फर्स्ट डिफरेंशियल। ये आपकी वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती है कि आपका वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस के लिए क्या होना चाहिए कि बाउंड्री पे वेव फंक्शंस बराबर होने चाहिए, या उनका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है या पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यू डैश इन आर इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू यू डैश आउट आर इज इक्वल्स टू
बी। अब मैं 12A को अगर 12B से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे मैं यू इन और यू आउट की वैल्यू डाल देती हूँ, तो जब वैल्यू डालूंगी तो मेरे पास इतना आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इनको डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे अगर मैं करती हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन KLR। अगर मैं साइन का A साइन KLR का डिफ्रेंशिएशन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू R तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस KR आ जाएगा, A साइन कॉस KR और KL बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो सिमिलरली अल्फ़ा बाहर आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मैं R की जगह B रख दूँगी, जब B रखूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। मतलब मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डाल दी KLA कॉस KLB और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा B e टू द पावर माइनस अल्फ़ा B और नीचे ये मैंने डायरेक्ट फंक्शंस की वैल्यू रख दी। मतलब मैंने इस इक्वेशन में U डैश इन और U डैश आउट और U इन और U आउट की वैल्यू रख दी। तो जब मैंने रखी तो मेरे पास ये आ गया। जब मैं इसको देख रही हूँ तो A से A कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, तो KL कॉट KLB यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। KL को मैं उधर लेके जाऊँगी तो कॉट KLB इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा बाय KL आ जाएगा। तो कॉट KLB इज इक्वल्स टू यहाँ पे अल्फ़ा और KL की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ यहाँ से, ये जो मैंने अल्फ़ा और KL यहाँ पे माना था 7th A और 7th B में, जब मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँगी तो मेरे पास फाइनली जो ये रेशो की वैल्यू आएगी अल्फ़ा बाय KL की वो इतनी आ जाएगी। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 13। अब इक्वेशन नंबर 13 को आप मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। हाउएवर वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट द मिनिमम डेप्थ। हमें जो आप यहाँ पे पोटेंशियल ले रहे हो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल, उसकी मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए, उस विच विल गिव अ NP सिस्टम, जो कि हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक बाउंड सिस्टम देगा। उसकी मिनिमम डेप्थ के लिए मुझे इसकी जो न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है उसको क्या लेना पड़ेगा, ज़ीरो लेना पड़ेगा, तभी मैं मिनिमम पोटेंशियल की वैल्यू बता पाऊँगी। तो मैं ED अगर ज़ीरो रखती हूँ, ED की वैल्यू ज़ीरो रखूँगी तो आपका जो V है वो V मिनिमम आ जाएगा। तो अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू को देखूं, अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ देखती हूँ और ED को ज़ीरो रखती हूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो हो गई और K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ED ज़ीरो। ये देखिए अल्फ़ा तो आपका ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ED डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो KL होगा उसमें ED ज़ीरो रखेंगे और V आपका क्या हो जाएगा, V मिनिमम हो जाएगा। तो आपकी KL की वैल्यू क्या हो जाएगी, √mV0 अपॉन H क्रॉस स्क्वायर। तो ये मेरे पास KL और अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ गई। दिस इज़ योर, और इसको मैंने K0 मान लिया, सम अदर कांस्टेंट बाय इक्वेशन 13। अब मैं इक्वेशन नंबर 13 को अगर देखूँ तो ED ज़ीरो ले लूँ तो कॉट KLB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो KLB भी ज़ीरो हो गया। तो कॉट थीटा ज़ीरो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, π/2। तो कॉट KLB इज इक्वल्स टू π/2। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे मैं KL की वैल्यू रख दूँ जो मैंने अभी निकाली है यहाँ से, ये मैं इसको रखूँगी तो मेरे पास जो V मिनिमम है उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। यहाँ पे मेरा पाई नोन है, H नोन है, B अननोन है और मास और प्रोटॉन हम यहाँ रखेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। जब मैं ये सब रख दूँगी तो मेरे पास V मिनिमम की वैल्यू इतनी अप्रॉक्स आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ B। B आपका कांस्टेंट है यहाँ पर। सिंस B इज़ अ कांस्टेंट, इक्वेशन 14 शोज दैट द प्रोडक्ट V0B स्क्वायर जो होगा वो आपका क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। द मिनिमम डेप्थ O मिनिमम of the rectangular potential well which would make the NP system just bound can be calculated from equation 14 provided। हम इससे मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं उस पोटेंशियल की जिससे कि आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम बाउंडेड रहे। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे पास B की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, सुटेबल वैल्यू। प्रोवाइडेड वी टेक अ सुटेबल वैल्यू अबाउट द रेंज B ऑफ द इंटरन्यूक्लियर पोटेंशियल। अगर मैं B को किसके बराबर मानती हूँ, जो कि न्यूक्लियर रेडियाई होती है अप्रॉक्स, दैट इज़ 2 फर्मी के ऑर्डर की, तो इससे मेरे पास जो V मिनिमम की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 25 MeV। 25 MeV। इसके आगे की चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी, थोड़ा लेंथी है ये, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।